हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर के इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स पॉल साइंस और बीए प्रोग्राम का डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएससी का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में देखेंगे जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट है, इसमें हमारे टोटल 5 यूनिट रहने वाली है। तो इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। तो 5 यूनिट पढ़ने के साथ ही हमारा इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं उन यूनिट को। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है, परिचय। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध को समझना। तो जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें हम पॉलिटी और जो हमारी इकोनॉमी है उनके बीच में क्या संबंध है उस संबंध को समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड, जो कि हमारी रहने वाली है सैद्धांत परिप्रेक्ष्य। तो यूनिट नंबर सेकंड में हम बात करेंगे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, जिसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम आर्थिक राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद, तो तीन ऐसी अवधारणाएं जो कि हमारे राष्ट्रवाद, उदारवाद और संरचनावाद से जुड़ी हुई है, उन सभी को हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम ऐतिहासिक समाजशास्त्र, नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा समाजशास्त्र है उसका इतिहास, उसका ऐतिहासिक समाजशास्त्र क्या रहा है, और नारीवाद जो हमारी फेमिनिज्म है उसके बारे में, और उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारे रहने वाली है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और उसका विकास किस तरीके से हुआ है, इसको हम समझेंगे यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 में हमारा एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में हम तीन बातों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या अवधारणाएं है, इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, जैसे कि बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो बहुराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है, उन सभी के बारे में हम बहुराष्ट्रीय कंपनी पढ़ेंगे। साथ ही वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य और भारतीय विमर्श को भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी वो हमारी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होगी। तो उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 करेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में भी हमारे टोटल दो चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं मौद्रिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त क्या है और मौद्रिक संरचना क्या है, कितने इनके घटक है, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा चैप्टर नंबर 6 आएगा। चैप्टर नंबर 6 में हम अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी वित्तीय संस्थाएं है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 5, जिसमें हम नई दिशाएं एवं नई चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं
उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सभी के बारे में हम यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 में हमारे टोटल 3 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईसीटी है और साइबर अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा आएगा आर्थिक संकट को, चैप्टर नंबर 8। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो लास्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम वैश्विक नागरिक समाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 5 है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमारे टोटल 5 यूनिट ही थी, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, उनमें कितने कितने चैप्टर है वे मैंने आपको बता दिए है। अब हम इन्हीं यूनिट को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध को समझेंगे। तो जो हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था है उसके बीच में क्या संबंध है, उस सभी के बारे में हम हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े संकट, चाहे वो कोविड-19 महामारी हो या रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर अमेरिका चीन का व्यापार युद्ध हो, तो इनमें राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों का खेल एक साथ ही चलता है। तो जो राजनीति और अर्थव्यवस्था है वो रिश्ता वैसा ही है जैसे गाड़ी के दो पहिए। तो अगर एक भी बिगड़ा तो पूरी गाड़ी रुक जाती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि आईपीई पढ़ना इतना जरूरी है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप मान लीजिएगा आप एक छोटे किसान हैं, आपको फसल बेचनी है लेकिन अचानक सरकार टैक्स बढ़ा देती है। अब आपकी जेब पर असर पड़ेगा, ये ही अर्थव्यवस्था है। तो लेकिन टैक्स क्यों बढ़ा? क्योंकि सरकार को चुनाव में वादा निभाना था, ये राजनीति है। तो स्टूडेंट, राजनीति और अर्थव्यवस्था हमेशा आपस में जुड़े रहे हैं। इतिहास में कई बार केवल आर्थिक कारणों से या केवल राजनीतिक कारणों से घटनाओं को समझने की कोशिश हुई, लेकिन बाद में पता चला कि असल में दोनों का गहरा संबंध होता है। तो स्टूडेंट, इतिहास में कई बार कोशिश की गई कि घटनाओं को सिर्फ आर्थिक या सिर्फ राजनीतिक कारणों से समझा जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों गहरे ही जुड़े हुए हैं। तो आज की दुनिया में राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक साथ समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट, आज की दुनिया में चाहे महामारी हो, युद्ध हो या ग्लोबल व्यापार हो, राजनीति और अर्थव्यवस्था को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन व्यापार संघर्ष, तो इनमें आर्थिक कारण और राजनीतिक कारक दोनों ही एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, आईपीई। तो अब हम समझ लेते हैं हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था आखिर है क्या। तो फिर जो हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है या आईपीए क्या है, तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि आईपीवी वो अध्ययन है जो हमें बताता है कि सरकारें, संस्थाएं और नीतियां कैसे वैश्विक स्तर पर व्यापार, निवेश, मुद्रा और वित्तीय संस्थानों को प्रभावित करती है। तो आईपीए एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो राजनीति और अर्थव्यवस्था के आपसी संबंधों को वैश्विक स्तर पर समझाता है। तो ये तो हमारा आईपीए हो गया। अब हम देख लेते हैं, यह देखता है यानी कि हमारे आईपीई का मुख्य मकसद या मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकारें और संस्थाएं किस तरह आर्थिक नीतियां बनाती है, व्यापार, निवेश, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं किस तरह देशों या को जोड़ते या अलग करते हैं। तो ये तो हमें यह देखता है आ गया। इसके बाद हमारे जो आईपी है इसके कुछ मुख्य संबंध भी है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मकसद भी है। उन मकसदों को देख लेते हैं। तो देशों के बीच धन, शक्ति और संसाधनों के बंटवारे को समझाना, साथ ही इससे पैदा होने वाले संघर्ष और सहयोग का विश्लेषण करना। लेकिन यहाँ हमारे उसमें एक छोटा सा फर्क है, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक छोटा सा फर्क है। उस फर्क को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईपीई क्या है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। तो मुख्य रूप से देशों के बीच व्यापार, पूंजी प्रवाह, निवेश आदि पर ध्यान देता है। तो आईपी ज्यादातर देशों के बीच ट्रेड, कैपिटल फ्लो और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, जबकि जो जीपी है, जो ग्लोबल
स्तर पे है वो और गहराई में से राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत पक्षों को भी देखता है। तो जीपीई और गहराई में जाता है और सामाजिक, संस्थागत और राजनीतिक पहलुओं को भी देखता है। तो यही फर्क था हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बीच। तो ये तो हमने दोनों के बीच में, आईपीई और जीपीई के बीच में फर्क देख लिया, आईपीई का उद्देश्य देख लिया और आईपीई होता क्या है उसको देख लिया। तो यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक विषय के रूप में आईपीई का विकास। तो अब हम समझ लेते हैं एक विषय के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विकास किस तरीके से हुआ है। तो आईपीई नया विषय नहीं है, इसकी जड़ें 18वीं 19वीं सदी में हुई। तो अगर हम आईपीई को एक किताब माने तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 18वीं से 19वीं सदी से होती है। एड स्मिथ के अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड और डेविड स्कार्डो का सापेक्षिक लाभ सिद्धांत सिद्धांत इन विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नींव रखी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे एड स्मिथ जी है। तो एड स्मिथ जी ने एक सिद्धांत दिया था इनविजिबल हैंड यानी कि अदृश्य हाथ का, और डेविड जी ने रिकार्डो जो डेविड रिकार्डो जी थे उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज यानी कि सापेक्षिक लाभ सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। तो ये जो सिद्धांत है दोनों यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नींव रखते हैं। 20वीं सदी में कीनेसियन नीतियां, सरकारी हस्तक्षेप और मुक्त व्यापार पर बहस ने आईपीयू को और मजबूत किया। तो जब 20वीं सदी में कीनेसियन नीतियां ने दिखाया कि सरकार का हस्तक्षेप भी इसमें जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं बनी। 1970 से 80 के दशक में सूसन स्ट्रेंज और रॉबर्ट कॉक्स जैसे विचारकों ने इसे और विस्तारित किया और पावर एंड वेल्थ पर फोकस किया। तो फिर जो 1970 से 1980 का दशक आया उसमें सूसन स्ट्रेंज और रॉबर्ट कॉक्स जैसे विद्वानों से ने इसे और गहराई से राजनीति में पावर और वेल्थ के महत्व को समझाया। आज आईपी लगातार बदल रहा है क्योंकि नई चुनौतियां जैसे ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट सामने आ रही है। तो आज जो आईपी है हमारे इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है क्योंकि नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गई और बार बार आने वाले आर्थिक संकट। तो यही था हमारा एक विषय के रूप में आईपीई का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक मामलों में राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध को समझने का महत्व। तो स्टूडेंट अगर हम राजनीति और अर्थव्यवस्था को अलग अलग देखें तो समस्या का समाधान अधूरा रह जाता है। तो राजनीति और अर्थव्यवस्था को अलग अलग देखने से समस्या का समाधान अधूरा रह जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने आता है अमेरिका चीन व्यापार युद्ध। आर्थिक कारण टैरिफ, आयात निर्यात प्लस राजनीतिक कारण भू राजनीति और तकनीकी वर्चस्व। तो जो अमेरिका चीन ट्रेड वॉर था ये सिर्फ टैरिफ और व्यापार की लड़ाई नहीं थी, इसमें टेक्नोलॉजी और भू राजनीतिक प्रभाव का भी खेल शामिल था। तो ये तो हमारे अमेरिका चीन व्यापार युद्ध हो गया। इसके बाद कोविड 19 महामारी आती है। स्वास्थ्य नीति प्लस अर्थव्यवस्था, लॉकडाउन, बेरोजगारी, वैक्सीन वितरण दोनों साथ साथ। तो कोविड 19 महामारी में भी हेल्थ पॉलिसी और लॉकडाउन तो थे ही, साथ ही बेरोजगारी और वैक्सीन वितरण जैसी आर्थिक चुनौतियां भी थी। तो ये हमारा कोविड 19 महामारी हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण आता है वो आता है यूरोपियन ऋण संकट। सिर्फ आर्थिक कुप्रबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक मतभेद, संप्रभुता, एकीकरण भी कारण थे। तो यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस में सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की गलती नहीं थी बल्कि राजनीतिक मतभेद और संप्रभुता के मुद्दे भी इसमें शामिल थे। इसलिए छात्रों, नीति निर्माताओं और नागरिकों को समझना चाहिए कि हर आर्थिक नीति का राजनीतिक प्रभाव होता है, हर राजनीतिक निर्णय का आर्थिक असर पड़ता है। तो इसलिए ही जो हम छात्र हैं या कोई भी नीति निर्माता है या आम नागरिक हो उन सभी को समझना चाहिए कि जो आर्थिक नीति का है उस पर राजनीतिक असर होता है और हर राजनीतिक निर्णय का आर्थिक परिणाम भी होता है। तो ये तो हमारा वैश्विक मामलों में राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध को समझने का महत्व हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं राजनीति और अर्थव्यवस्था का रिश्ता गहरा और जटिल है। दोनों के बीच तालमेल न होने पर वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। तो स्टूडेंट, राजनीति और अर्थव्यवस्था का जो रिश्ता है वो बेहद गहरा और जटिल है। अगर दोनों का तालमेल नहीं बैठा तो वैश्विक संकट भी पैदा हो सकता है। यही समझ से ही देशों के बीच सहयोग, शांति और सतत विकास संभव है। लेकिन अगर हम इन्हें साथ में समझेंगे तो देशों के बीच जो सहयोग, शांति और स्थायी विकास है वो सभी इसमें संभव हो सकेगा। आईपीई हमें यह सिखाता है
कि राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह देखना चाहिए। तो स्टूडेंट यही तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल हमें सिखाता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक ही सिक्के के दो पहलू मानना चाहिए। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है, यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में भी हमारा एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 के और चैप्टर नंबर 3 के वीडियो लेक्चर में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।